नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मैं आज आपको मध्य प्रदेश के एक ऐसे विधायक से मिलवाने वाला हूं जो न केवल अब भगवा धारण कर चुके हैं बल्कि उनके आचार विचार में भी कहीं ना कहीं हिंदुत्व दिखाई दे रहा है। इन विधायक को मैं आज इसलिए अपने स्टूडियो में लेकर आया हूं क्योंकि वे हिंदुस्तान के एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने इस महाकुंभ में पूरे एक महीने, जिसे हम हिंदुत्व की भाषा में कल्पवास कहते हैं, कल्पवास के बारे में मैं बता दूं कि कल्पवास के दौरान आपको जो कुंभ क्षेत्र है वहीं रहना पड़ेगा। सुबह प्रतिदिन करना होगा। 30 दिन आपको वहीं विश्राम करना होगा। भोजन वहीं करना पड़ेगा और तो और आपको पूरे 30 दिन एक संतों की तरह जीवन जीना होगा। और हिंदुस्तान के एकमात्र विधायक हैं जो संयोग से मध्य प्रदेश के महूगंज के विधायक हैं बीजेपी के, जिनका नाम है प्रदीप पटेल। प्रदीप पटेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। चुनौती को स्वीकार करना नहीं कह सकते, उनके मन में ये धारणा थी कि हमें महाकुंभ में एक बार कल्पवास करना है, यानी 30 दिन वहीं रहना है। हमें एक संतों की तरह संतों के साथ उनका जीवन जीना है। और ये पूरा करके अब ये पहली बार जब भोपाल आए तो मैंने आग्रह करके अपने स्टूडियो बुलाए और हम पूरे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि एक विधायक कल्पवास कर सकते हैं और सादगी से जीवन जी सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी मेरे पास कई सवाल प्रदीप पटेल जी के लिए हैं। आपके क्षेत्र के विकास को लेकर हैं, पिछले दिनों जो तमाम विवाद हुए उनको लेकर भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये मन में कैसे आया कि मुझे प्रयागराज में कल्पवास करना है। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है आज आपकी वेशभूषा देखकर, लग रहा है कि मैं किसी शंकराचार्य के पास बैठा हूँ या किसी संत के पास बैठा हूँ। तो आपने एकदम से धारण कर लिया है चोला, क्योंकि राजनीति में जो लोग आते हैं उनकी वेशभूषा एक स्पेसिफिकेशन हो गई है कि आप कुर्ता पजामा पहन रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले कई दिनों से धीरे धीरे आप वीतरागिता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि विधायक बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और अभी आपके साथ तो परिवार भी लगा हुआ है। लेकिन सबसे पहला सवाल, आपके मन में ये कल्पवास का विचार कैसे आया? एक मेरे सारी जिम्मेदारियों से दूर, परिवार से दूर, और वही प्रयागराज में रहना, प्रतिदिन दोनों टाइम स्नान करना, भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, बहुत सारे नियम हैं कल्पवास के। तो कल्पवास का मन में कैसे आया और ये जो संकल्प आपने लिया, क्या इसे पूरा करने में कोई तकलीफ हुई? देखिए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो हमारे यहाँ प्रयागराज में माँ गंगा के किनारे प्रतिवर्ष माघ मेले में लोग जाते हैं और कल्पवास केवल माघ के महीने में 1 महीने का कल्पवास है। कल्पवास का कुंभ नहीं भी होगा तो भी कल्पवास करना है। तो मैं प्रत्येक माघ में, हर साल माघ में हम स्नान करने जाते थे। पर यह है कि स्नान करे और शाम को घर आ गए। हमारे से ज़्यादा दूर नहीं है, तो कल्पवास ना करके हम लोग माघ स्नान कर रहे हैं। और ये मैं जा रहा हूँ, मेरे शादी के बाद से ही मैं वहाँ जा रहा हूँ और लगातार हम जाते हैं। कई बार 2 बार स्नान कर लिए, कई बार 1 बार स्नान किए, परिवार के साथ चले गए। बच्चों ने बोला हमें भी चलना है तो 1 आध बार और चले गए। मगर इस बार मेरे मन में आया कि महाकुंभ है और ये महायोग है। और हमारे यहाँ एक बालपन और गृहस्थ के बाद एक वानप्रस्थ समय होता है, उसका भी समय लगभग आ गया है। तो क्यों ना इस महायोग के महाकुंभ में हम अपना कल्पवास कर लें। और ऐसे विचार में आया, एकादशी का मेरा व्रत था, पूस का महीना था और मैं उसी में चला गया वहाँ। तो 13 तारीख को कुंभ स्नान होता है, शाही स्नान पूर्णिमासी को। उसके 3-4 दिन पहले मैं वहाँ जाके अपनी व्यवस्था बनाया, चूल्हा और ये वो जो भी सामान है, बर्तन वगैरह सब, और रहने का स्थान सब ठिकाना बना करके और शुरू हो गया। और सब भगवान की ऐसी कृपा हुई कि कल्पवास के जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं, रात्रि विश्राम है, मेरे वहीं हुए। ब्रह्मचर्य का पालन, हमारा सुबह का स्नान, पूजा और भोजन हमारे वहीं पर हुए। तो ये सब भगवान ने करा लिया, प्रभु ने, माँ गंगा ने बुलाया और ये काम हो गया। पूरे देश में कितने विधायक या भारतीय जनता पार्टी के या अन्य दल के नेता होंगे जो जिम्मेदारी पर बैठकर वहाँ कल्पवास कर रहे होंगे? कोई ऐसा और आपके अलावा भी कोई उदाहरण था? देखिए, कल्पवास में तो कोई नहीं था, मगर कभी और बहुत पहले कभी हो शासन के रिकॉर्ड में हालांकि रहता है कल्पवास का,
मगर मेरी जानकारी में नहीं है। पर हाँ, विधायक हैं, मिनिस्टर हैं और भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं, वहाँ आते थे, स्नान करते थे, कोई एक रात रुकता भी था और स्नान करके भी लोग चले जाते थे, पूजा करके जाते थे। तो लोग श्रद्धा खूब है सारे लीडरों में आ करके। आपने देखा होगा हमारे राष्ट्रपति महोदय भी गई थी स्नान करने, प्रधानमंत्री जी भी आए थे, कई स्टेट के मुख्यमंत्री आए, कई स्टेटों के मिनिस्टरों को दिया, देश दुनिया के बाहर के लोग आए, 100 कुछ देशों के लोग, प्रतिनिधि लोग यहाँ पर आकर के स्नान किए। तो स्नान करने में बड़े बड़े इंडस्ट्रीज भी आए, आपने देखा होगा, सबको मैं क्या बताऊँ। तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि पहले कोई, पर हाँ इस बार इस कुंभ में कोई कल्पवास में मुझे नहीं मिला, क्योंकि 1 महीने में रहा हूँ। कल्पवास में कोई जनप्रतिनिधि मुझे, वर्तमान जनप्रतिनिधि नहीं है। विधायक जी, आज मैं आपकी वेशभूषा पर भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप विधायक हैं, एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, लगातार पब्लिक के बीच में समस्याओं के समाधान के लिए जाना पड़ता है। तो आपने ये एकदम से भगवा पहना है या आप शुरू से ही यही पहनते थे? आप आज आपको कोई देखेगा तो विधायक ना कह के कोई आपको कहेगा किसी ना किसी मठ के संत हैं आप, किसी ना किसी अखाड़े के आप कहीं ना कहीं महंत हैं, इस तरह की बातें लोग के दिमाग में आएगी आपको देख के। तो मैं जरा वेशभूषा पे पूछना चाहता हूँ कि ये आपने अभी कुछ दिन में धारण किया है या शुरू से यही था? देखिए, मैं नवरात्रि, हमारे यहाँ दो नवरात्रि होती, चैत की नवरात्रि और यहाँ, तो दोनों नवरात्रि में मैं तो इस वस्त्र को पहनता हूँ, बाहर भी पहनता हूँ, क्षेत्र में भी पहनता हूँ, सब लोग जानते हैं क्षेत्र के लोग। बाकी समय में जैसे पूजा करता हूँ तो पूजा करता हूँ तो ये वस्त्र वहाँ रहता है, पूजा किया, वस्त्र उसी जगह में रखा, और फिर इसके बाद सामान्य इसमें। और रहा सवाल पीला, तो पीला मैं कुर्ता कई बार, ज़्यादातर समय में पीला लाल पहनते थे, सादा पैजामा पहनते थे। और आपको भी मालूम हो, एक महादेवन मंदिर में एक ऐसी घटना हुई और जिसमें मैं नज़रबंद रहा, मुझसे कोई मिल नहीं सकता, कोई बात कर नहीं सकता। उस बीच मैंने माला जपना शुरू कर दिया, वहाँ नज़रबंद, मैंने जेल में ही समझ लीजिए, अस्थायी जेल में। और श्रीमती जी से माला मंगाया तो उन्होंने माला के साथ ये धोती कुर्ता भेज दिया। उनको ये लगा होगा कि भाई ये पूजा करना होगा तो जो पूजा का विधान है पूरा भेज दो, उनने भेज दिया। तो मैं उसको 7 दिन तक उसी वस्त्र में रहा। अब जब उसी वस्त्र में जेल में रहा और भगवान ने हमारी सुन ली और ईदगाह गिर गया, तो फिर हमने सोचा कि इसको धारण करने में क्या है, इसको पहने रहेंगे। तो अब ये भगवा आपके जीवन के अंतिम सांस तक आपके साथ रहेगा? ये भगवा साथ में, पर ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर पीला वस्त्र पहना हूँ तो नीचे सफ़ेद नहीं पहन सकता हूँ, सफ़ेद धोती नहीं पहन सकता हूँ, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद तो मतलब ये थोड़ा सा लगता है कि ठीक है। अब ये भगवा हो या थोड़ी धोती कुर्ता हो, हिंदुत्व का जो हो, चंदन वंदन लगा हो, हिंदू की निशानी हो, सर में चोटी हो, चंदन हो, तो ये अच्छा लगता है। विधायक जी, मैं अपने तमाम सारे दर्शकों की ओर से एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हम ये देख रहे हैं कि अभी राजनीति का स्वरूप बड़ा बदला है। जो संत हैं, जो वीतरागता को ले चुके हैं, जो मठों में रह रहे हैं, वे सांसद और विधायक बन रहे हैं, और हमारे विधायक जो परिवार में रह रहे हैं वो साधु की तरफ जा रहे हैं। आप कल्पवास करके आए हैं, तो ये क्या विरोधाभास है, ये क्या है? इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं, देखिए क्या है, हम अभी प्रयाग में थे, लाखों की तादाद में साधु संत वहाँ पर थे, कैंप थे उनके, और चारों शंकराचार्य से लेकर के अलग अलग मठों से लेकर के अलग अलग अखाड़ों से लेकर 13 अखाड़ों के परिषद और उनके अंदर काम करने वाले सब लोग सेवा कार्य में भी जुटे थे। भोजन कराना निःशुल्क, कोई कंबल बांट रहा साधु संत, तो कोई कुछ काम कर रहे हैं, मतलब जितने प्रकार के सेवा कार्य हैं सब कर रहे हैं। प्रवचन भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, श्रद्धालुओं को भोजन भी करा रहे हैं, स्वच्छता वाले भी अभियान में चल रहे हैं। तो सेवा कार्य करना ये नहीं कि सेवा कार्य करना है तो केवल नेता भर करेगा, सब लोग सेवा कार्य करते हैं। सेवा कार्य जो हम ये कहते हैं कि राजनीति करना है, तो जो अब वो सेवा कार्य कर रहे हैं संत लोग, तो सांसद विधायक बनने में क्या दिक्कत है? और सांसद विधायक अगर है तो उसे संत बनने में क्या दिक्कत है? संत तो हमारी हिंदुत्व की परंपरा पहचान है। तो इसलिए ये कोई सब एक ही है, सेवा कार्य है, और संत जो है वो हिंदुत्व का कार्य, तो दोनों कार्य कॉमन रूप से कर सकते हैं। विधायक जी, कुंभ और आध्यात्मिकता को लेकर एक आखिरी सवाल पूछूंगा
फिर मैं आपको विधायक के रूप में जो आपका राजनीतिक जीवन है उसमें कुछ तीखे सवाल भी पूछूंगा। लेकिन मेरा जो आखिरी सवाल कुंभ को और आध्यात्मिकता को लेकर है वो ये है कि 1 महीने कल्पवास करने के बाद आपके मन मस्तिष्क पर धर्म, समाज और तमाम चीज़ों को लेकर जो असर हुआ हो या आपकी मानसिकता पर कुछ परिवर्तन आया हो, वो अपना अनुभव यदि चाहें तो शेयर कर सकते हैं। क्या 1 महीने हम परिवार से अलग रहे, राजनीति से अलग रहे, नेताओं से, मतलब एक अलग तरह की दुनिया में आप चले गए 1 महीने के लिए, उसका अनुभव क्या रहा? देखिए, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम 12 महीने अपने सामान्य जीवन में रहते हैं और ख़ास तौर से कुंभ जैसा अवसर हो, 1 महीने में मैंने ऐसी अद्भुत शक्तियों से दर्शन किए हैं, मैं आपसे कह नहीं सकता। मतलब दृश्य शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ अगर कहीं भी अगर हैं तो महाकुंभ में मैंने साक्षात रूप से देखा। ऐसे ऐसे संतों को मैंने देखा है कि एक जगह हम गए थे, थानापति हैं, नागा साधु हैं, वो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ पे, ना वहाँ कोई मोबाइल, और उस पहाड़ में वहाँ के उनके चेले बता रहे थे कि वहाँ पे जाने के लिए 4 दिन पैदल चलना पड़ता। 4 दिन पैदल पहाड़ में चढ़ करके वो 12 वर्ष बाद ही उतरते हैं, सिर्फ 12 साल बाद। जो मेरे को देख करके पहचान जाए कि मैं विधायक हूँ, मेरे को देख करके पहचान जाए कि मेरे घरेलू क्या है, सोचिए वो आदमी 12 साल बाद उतर के आया है, उसका हमें दर्शन हो गया। इससे बड़ी बात क्या है? मुझे तो लगता है कि सब लोगों को हिंदुत्व से बड़ा कोई विचारधारा इस धरती पर नहीं है, सनातन से पुराना कुछ नहीं है, और इसलिए लोगों को इस दिशा में आना चाहिए। मेरा सबको यही संदेश है कि हिंदुत्व की विचारधारा पे और सनातनी परंपरा को पालन करें, जीवन का कल्याण हर हालत में होगा और कोई बुरे ख्याल नहीं आएंगे, बुरे ख्याल नहीं आएंगे। मैं 1 महीने रहा हूँ। हाँ, बच्चों की परीक्षाएं थी, श्रीमती जी आखिरी 1 हफ्ते बाद आई थी, मगर ब्रह्मचर्य का पालन कर पूरा 1 महीने मन में कहीं कोई बुरा ख्याल आता ही नहीं। मतलब आप मेरे से कुछ लोग बोलते थे कि भाई अब आप तो, मैंने कुल मिला के मान लीजिए कि जो मुंह से सत्य निकलना है वो निकलेगा, कौन बुरा मान जाएगा कौन नहीं मान जाएगा उसकी चिंता नहीं होती, ऐसा काम होता है। तो हमारे इस देश के लिए भी बहुत अच्छा है, राष्ट्र के निर्माण के लिए भी बहुत अच्छा है कि अगर हम सात्विक विचारधारा में आ गए, हम हिंदुत्व की विचारधारा में आ गए, सनातनी परंपरा को मानते हैं, तो हमारे देश का भी कल्याण है और देश में रहने वाले लोगों का भी कल्याण है। विधायक जी, अब मैं आपको आध्यात्मिकता की दुनिया से लौकिकता की दुनिया में ला रहा हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में सीधा, और सवाल बड़े तीखे इसलिए हैं कि एक सपना देखा था महूगंज के लोगों ने कि जिला बनेगा तो बड़ा विकास होगा। क्या आप वहाँ के विधायक हैं, एकमात्र विधायक, हालांकि देव तालाब का इलाका भी महूगंज में आता है, तो वाकई क्या आप संतुष्ट हैं कि नया जिला बनने के बाद जो सपना था नए जिला बनेगा, छोटा जिला होगा तो विकास ज़्यादा होगा, क्या वाकई वहाँ विकास कर पाए आप संतुष्ट हैं, आपकी मतदाता संतुष्ट हैं कि नया जिला बनने से महूगंज काफ़ी तेज़ी से विकास कर रहा है? देखिए, आप कभी महूगंज अगर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि महूगंज जिले की जो मांग है वो तो 40 साल पुरानी है ही है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरी थी वो वहाँ पे पानी नहीं था, पीने का पानी नहीं। मैं आपको बता दूं, महूगंज का एरिया एकमात्र ऐसा है जहाँ 25 से 30 हजार लोग पलायन किए हुए, कमाने के लिए सूरत, बम्बई, दिल्ली, कहाँ पड़े हुए हैं, और ऐसे लोग हैं जिनके पास 10-10, 15-15, 20-20 एकड़ जमीन है, मगर पानी नहीं होने के कारण खेती नहीं कर पा रहे, घर छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। तो हमारा थोड़ा सा एरिया पिछड़ा, तो पानी की बहुत मांग थी, और इतनी मांग थी कि लगता है कोई भी ऐसा सरकार आ जाए हमें केवल पानी दे दे और कुछ दे चाहे ना दे। पर जिला भी मिला, बाणसागर के पानी की पाइपलाइन बिछ रही है, मुझे लगता है 1 से 1.5 साल के अंदर घर घर टोटी युक्त पानी आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज थी खेत को पानी कैसे मिले, तो अभी 5,000 करोड़ की परियोजना का भूमि पूजन हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी करके आए हैं। उसका टेंडर हुआ, उसका काम शुरू हुआ, अब उसमें डैम बन रहा है अलग से सोन में, और उसको सीतापुर हनुमना हमारे यहाँ का मेन महूगंज विधानसभा का है, उसमें पूरे एरिया में लिफ्ट करके एक एक खेत को पानी मिल रहा है। हमारे यहाँ हनुमाना इतना बड़ा ब्लॉक है, उसमें सरकारी कॉलेज नहीं था, सरकारी कॉलेज खुल गया।
हमारे यहाँ एक चौरा घाट है कि प्रयाग जाना है अगर, तो प्रयाग अगर हमारा वो घाट बन जाता है तो मुश्किल से 45 मिनट में हमारे यहाँ के लोग पहुँच जाएँ प्रयाग में। वो घाट में काम लगा हुआ है। तो जो जो पिछले 40-50 साल की मांगे थी वो सब हमारी सरकार ने दिया है, हमारी सरकार ने उसको किया है, और कुछ उसमें पूरे हुए, कुछ पूरे हो रहे हैं, कुछ और भी। तो ऐसे वहाँ के लोगों को पलायन करना, तो उनको लोगों को लगता है कि यहाँ पे अगर फैक्ट्रियाँ खुल जाएँ तो अच्छा हो जाएगा। आपको बता दें, हमारे वहाँ पर 550 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन हुई, 2 MSME के एरिया घोषित हुए, उसमें डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है। अभी तो हमारे बाबा रामदेव जी ने पूरा 400 एकड़ ज़मीन पूरी उसमें से इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, जिसमें 5000 लोगों को रोज़गार देना है, उसमें से 10,000 करोड़ के आसपास वो लागत लगाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब मऊगंज में लोगों को लगने लगा कि हाँ ये विकास अब लोग देखें। जबकि हम जब पहली बार विधायक बने तो सरकार कांग्रेस की थी, तो 1.5 साल तो वो चले गए। फिर हमारी सरकार आई तो आपको देखा होगा कोरोना में 2 साल निकल गए। इसके बाद भी उस पंचवर्षीय में इस कठिनाइयों के बाद भी ये सब हुआ, और अभी 1 साल हुआ है उसमें भी काम कर रहे हैं। जितनी भी हमारे यहाँ सड़कें थी उनकी सबकी हम लोगों ने उसकी मरम्मत की। आप वहाँ जाएंगे तो पब्लिक आपको बताएगी। ये सिक्के का एक पहलू है। आपने बताया कि आपने महूगंज में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, ये सिक्के का एक पहलू है। हम भोपाल में बैठ के सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, और हम विधायक जी के मुझसे ही सुन चुके हैं, महूगंज में सबसे ज़्यादा नशीले पदार्थों का कारोबार है, अवैध शराब का कारोबार है, ये आपने कहा है। आप वहाँ के जो अधिकारी उनके पैरों में लौट जाते हैं, वो वीडियो आते हैं यहाँ भोपाल तक, जिसमें आप कह रहे हो कि आप मेरी हत्या हो सकती है, आपको धमकियाँ दी जा रही हैं लगातार। 3 धमकियों की जानकारी तो मुझे है, मेरे पास कुछ ऑडियो वीडियो भी हैं। तो ये सिक्के का एक पहलू। दूसरा पहलू ये कि आपके महूगंज का TI रोज नामचे में लिखता है कि मुझे जान का खतरा है। तो एक तरफ आप विकास कर रहे हो, दूसरी ओर आपकी जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह चौपट है। तो वाकई ये क्या इसको कैसे कंट्रोल नहीं कर पाए आप? देखिए क्या है, हमारे यहाँ हमारी विधानसभा बॉर्डर पे है, और बॉर्डर के क्षेत्रों में स्थित हमेशा ही बनती है कि अपराधी हमारे स्टेट की सीमा से 5 मिनट की रेंज में बाहर। तो चैलेंज तो काम है, मगर मैंने इस चैलेंज को स्वीकारा है, और इसलिए मैंने वहाँ नशा विरोधी अभियान भी चलाया है। उस नशा विरोधी अभियान में अधिकारियों को लिखा भी है, मीटिंगों में बोला है, टाइट भी किया है, और निवेदन भी किया है। जिसको आप बोल रहे हैं ना चरणों में पड़े रहने का मामला, वो हमारा विशेष विनती भी है, क्योंकि वो भी अधिकारी है। हम किसी से अधिकारी से कॉलर पकड़ के काम नहीं कराएंगे, बोल कर कराएंगे, लिख के कराएंगे, मीटिंग में कराएंगे, अनुरोध करेंगे, विनय करेंगे, और ज़रूरत पड़ेगी तो विशेष अनुरोध भी करेंगे, मगर सबको काम करने के लिए बोलेंगे, और वो हम करा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि अब वहाँ पर थोड़ा सा, आखिर ये बताइए, मेरे को अपराधी जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, 3 बार मेरे ऊपर हमला हो गया, तो क्यों? कहीं ना कहीं तो अपराधी को लग रहा है ना कि ये है बीच में बाधा बन रहा है, ये विधायक है जो हमारे बाधा बन रहा है, हमारी दारू बेचने में, अवैध दारू के काम में, अवैध नशे के काम में, अवैध कोरेक्स के काम में, अवैध गांजे के काम में, गुंडागर्दी के काम में, ये बाधा बन रहा है। इसलिए तो 3 बार हमला हुआ, इसलिए तो मेरे को जान से मारने की धमकी आ रही। तो कहीं ना कहीं उनके काम में, गलत कामों में रोकने में हम किए हैं, और आगे और भी करेंगे। हम तो प्रशासन से वर नहीं, मीडिया से भी चाहते हैं कि सब लोग मिल करके सहयोग करें, क्यों ना अच्छा हमारा महूगंज बने, और इसलिए सबसे अपील भी करते हैं और काम भी करते हैं। आपने वो तो पढ़ लिया ना कि पूरे देश भर में बदनामी हो रही है महूगंज की, कि थाना प्रभारी लिख रहा है रोज नामचे में कि हमें अपराधियों से जान का खतरा है। हमको भी इसकी जानकारी मिली, हमको भी पता चला है, मगर इस पर शायद अधिकारी लोग ऊपर से जांच पड़ताल कर रहे हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, उसको करेंगे। आपकी जानकारी क्या है? क्या वाकई TI को धमकी दी है लोगों ने? नहीं, ऐसा मीडिया के माध्यम से पता है, पर देने वाले कौन हैं, धमकी किस हिसाब से मिली है, वो तो जांच में आएगा, और जो जांच में आएगा तो पता करेंगे। अभी तो मेरे को ना वो लोग मिले कि जो गए थे थाने में, वो हो सकता है कि वो लोग बोलें कि हम गए थे बात करने, जो भी बात होगी वो अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। जांच में जो भी होगा आएगा, अधिकारी लोग जांच कर रहे हैं, अगर जांच नहीं करेंगे तो मैं उसके लिए लिखूंगा कि भाई पता लगा। विधायक जी, 2 छोटे छोटे सवाल आखिरी मेरे रह गए हैं। एक ये, वहाँ जो अधिकारी थे, चाहे कलेक्टर, SP, उनसे भी कहीं ना कहीं इस तरह की खबरें आ रही थी कि आपका टकराव हो रहा था, नीतिगत मुद्दों पे टकराव हो रहा था। आपने खुद अधिकारियों को इस बात की चेतावनी दी है,
क्या वो टकराव अब बंद हो गया है या अधिकारी बदले जा रहे हैं, क्या हो रहा है? एक पहला सवाल, फिर इसके बाद आखिरी सवाल और मेरा। देखिए, अधिकारी बदलने का काम सरकार का है। माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे कि कौन कलेक्टर, कौन एसपी, कैसे क्या करना है। मैं उसमें कभी भी किसी से बोलता नहीं, कभी दबाव बनाता नहीं कि अधिकारी हटाओ, साबी करो। मैं तो आप एसपी से, कलेक्टर से पूछ लीजिए, मैं किसी नीचे के कर्मचारी को कभी उनसे नहीं बोलता कि इसको हटाओ, उसको हटाओ। हाँ, काम करवाऊँगा, वो काम करने में गलती होगी तो टोकूँगा, अधिकारी को बोलूँगा। अब अधिकारी को लगे कि मेरे को टोक रहे हैं, मेरे को बोल रहे हैं, तो जनता ने वो जिम्मेवारी मुझे दी है, संविधान ने मुझे वो जिम्मेवारी दी है कि जनता के काम के लिए अधिकारी को बोलना, टोकना और जनता के लिए काम कराना, ये मेरा दायित्व है। तो उसको आप टकराहट की दृष्टि से देखें, उसको जनता के प्रति दायित्व के निर्वहन की दृष्टि से देखेंगे, तो इसलिए है। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं, टकराहट जैसा कुछ भी नहीं। विधायक जी, एक और ऐसा सवाल है जो आपके शायद मतदाता भी जानना चाहते होंगे कि आपका झुकाव धीरे धीरे जिस तरह से धर्म की ओर हो रहा है, और अब केवल रहन सहन नहीं, जीवन पद्धति सब आपकी एक तरह से संत की तरफ जा रही है, तो अगला चुनाव विधायक जी लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? देखिए, अभी तो मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। मैं भी वर्तमान में विधायक हूँ, जनता के वोट से हूँ, जनता ने मुझे वो जिम्मेवारी सौंपी है, तो जितने दिन तक मेरी वो जिम्मेवारी बची है, पहले तो उतने दिन तक वो जिम्मेवारी का निर्वहन करूँगा। निर्वहन करने के बाद उस समय क्या स्थिति, क्या परिस्थिति कैसी बनेगी, उसके बाद तय होगा। अब आखिरी सवाल मेरा है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन और आपको लेके भी कई तरह की चर्चा होती है। हमें तो पता नहीं, हम तो केवल जो अखबार पढ़ते हैं या जो सोशल मीडिया पे चलता है उससे अपनी मानसिकता बनाते हैं। खबर ये आई थी कि पिछले दिनों जब आपने शिव मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी थी, तो पूरा प्रशासन, चाहे वो रीवा का हो या महूगंज का हो, बड़ा परेशान था वो, और उन्होंने संगठन से कहा था कि भाई विधायक जी को समझाओ। विधायक जी खुद वहाँ पर बुलडोजर लेके पहुँच गए हैं दीवार तोड़ने के लिए। ये खबरें हमने यहाँ भोपाल बैठ के पढ़ी थी। संगठन के साथ में आपका समन्वय कैसा है? क्योंकि उस वक्त जब संगठन ने आपको भोपाल बुलाया था, तब आपने कहा था मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला और आप नहीं आए। उसके बाद हमने ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी कि संगठन के अध्यक्ष और आप एक साथ बैठ के इन मुद्दों पे कोई चर्चा हुई हो। तो बस यही जानना चाहता हूँ मैं भी और मध्य प्रदेश की जनता भी कि विधायक प्रदीप पटेल का भारतीय जनता पार्टी संगठन के साथ कैसा समन्वय है? ठीक है, कहीं कोई ऐसा नहीं है, ना कहीं ऐसी कोई बात आई। नहीं, कभी आपसे कहा उन्होंने कि भाई आपको ऐसी जिद नहीं करना चाहिए जिस तरह की? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर होती है कि मैं फील्ड में हूँ तो वहाँ की परिस्थिति मुझे मालूम है। अब वहाँ की परिस्थिति के बारे में ना मीडिया को मालूम, ना ऊपर किसी को मालूम, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मगर इसका मतलब समन्वय नहीं है, ऐसा नहीं है। सरकार से भी बराबर समन्वय है, पार्टी के संगठन में भी बराबर समन्वय है, समन्वय के साथ बढ़िया काम चल रहा है, तभी तो ये सारे काम हो रहे हैं। अब आप देखिए, जिस समय हम ये महादेवन मंदिर वाला घटना हुई, उसके बाद हम 7 दिन नज़रबंद रहे, फिर ईदगाह गिरा, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में और बराबर भूमि पूजन की और सौगातें देके गए। तो कहीं ऐसा नहीं है, सरकार से भी संगठन से भी बराबर तालमेल है। जब वो मीटिंग होती है, अभी मीटिंग हुई थी तो उसमें भी हम लोग बुलाया गया, हम लोग आए, तो बराबर आ रहे हैं, कहीं कहीं में ऐसा कुछ नहीं है। अब ये बात जरूर है कि लोगों को लगता है यार जेल में बंद हुए, लगता है सरकार ने बंद कर दी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि वहाँ हम गए, ईदगाह तोड़ने के लिए पूरा हिंदू समाज इकट्ठा हुआ, हिंदू समाज वहाँ आमरण अनशन में था। और पहले भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि चूँकि 3 बार फैसला हिंदू समाज के पक्ष में आया कि अतिक्रमण इसको गिराना है, ना तो मुस्लिम समाज कहीं अपील पे गया, तो 22, 23, 24 3 साल वो नहीं गिरा और हिंदू समाज परेशान है। तो स्वाभाविक बात है, वैधता के हिसाब से मुस्लिम समाज, हिंदू समाज जो अपना एक्शन आ रहा था वो कहीं गलत नहीं था। हाँ, आज वो स्टे मिला कोर्ट से उनके घरों को गिराने के लिए, तो कहाँ कोई जा रहा है, कहाँ हिंदू समाज जा रहा है? यही स्टे उन्हें 2022 में ले लेना था, तो ये विवाद ही नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार के और न्याय के निर्णय के साथ हिंदू चल रहा है, आगे भी चलेगा, ये मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, ये हैं महूगंज के विधायक प्रदीप पटेल जी। वेशभूषा आपको बिल्कुल संतों जैसी है, लेकिन आज हमने उनका जो प्रयागराज में महाकुंभ में
कल्पवास हुआ, 1 महीने वहाँ रह के उन्होंने जो साधना की है, मैं इसको साधना ही बोलूँगा, उन्होंने विधायक रहकर भी, और शायद ये हिंदुस्तान के एकमात्र विधायक हैं जिन्होंने पूरे महाकुंभ में 1 महीने साधना की है और बिल्कुल भगवा धारण करके संतों की तरह जीवन जी के वहाँ साधना की है। हमने आज उन तमाम सारी अनुभूति पर, साधना और साधना के बाद हुई अनुभूति पर भी चर्चा की है। आज मैंने बहुत सारे तीखे सवाल भी पूछे हैं, महूगंज के विकास को लेके, महूगंज में जो अवैध गतिविधियां चल रही हैं उन्हें लेकर, महूगंज में पुलिस प्रशासन की जो मामले हैं उनको लेकर, और विधायक जी और संगठन को लेकर जो एक गलत फहमियाँ समझ लीजिए या जो माहौल बना हुआ है कि संगठन कहीं ना कहीं नाराज है, ये तमाम सारी चीज़ों पे आज खुलकर हमने बात की है। मुझे उम्मीद है कि विधायक जी के इस कार्यक्रम को आप पूरा देखेंगे और ना केवल देखेंगे बल्कि इसको शेयर भी करेंगे। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें। नमस्कार।